हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर ने विंग के मुंह से हस्बैंड सुन लिया था। तभी वो देखता वांग जी को और कहता मिस्टर लैन। तभी वांग जी कहता क्या? डॉक्टर कहता मिस्टर लैन, क्या आपने सच में विंग से शादी कर ली है? तभी वांग जी कहता हाँ, परसों ही शादी हुई हमारी, कल वेडिंग नाइट थी। तभी डॉक्टर खुश हो जाता है और तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है। तभी वांग जी हैरान होता है और वो कहता ए डॉक्टर, देखो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस ऐसे ही तुम्हें डरा रहा था, दूर हटो जल्दी। और वो पुश करता है। तभी डॉक्टर कहता है बात वो नहीं है, मैं डर रहा था वहीं के लिए, पता नहीं क्यों वहीं को ट्रीट करते करते अटैचमेंट हो गया था। वो काफ़ी मासूम है और आप काफ़ी खड़ूस। तभी वांग जी मुँह बनाता है। डॉक्टर कहता है मैंने आपसे कहा था कि इसका यूज़ मत करिए, ये बच्चा है, संभाल नहीं पाएगा खुद को। थैंक यू सो मच मिस्टर लैन, आप बनते बुरे हैं लेकिन है नहीं, आपने वहीं के साथ बुरा नहीं किया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। वांग जी कहता नहीं, मैंने जिम्मेदारी ली है बट मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी इसलिए की है। तभी डॉक्टर और खुश होता है और कहता आप कितने क्यूट हो। और वो वांग जी का जो चीक्स थे वो पिंच करता है और उसे प्रेस करता है। तभी वांग जी उसके हाथों को हटा देता है और कहता डॉक्टर प्लीज़ बिहेव। तभी डॉक्टर कहता सच में आप बहुत क्यूट हैं, आपको प्यार हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं खुश हूँ, अब मैं खुशी खुशी विंग को ट्रीट कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं बट आराम से, ठीक है? अब आप हस्बैंड है उसके तो ज़रा आराम से सब्र से, पता है ना क्यों? वांग जी कहता है शट अप डॉक्टर और दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा काम ख़त्म होता है। तभी डॉक्टर स्माइल करता है और कहता है मुझे जल्दी गुड न्यूज़ चाहिए। तभी वांग जी मुँह बनाता है और कहता है दफ़ा हो जाओ डॉक्टर। और वो बस डेविल स्माइल देता है। डॉक्टर कहता है बाय बाय मिस्टर लैन एंड हनीमून पे ज़रूर जाइएगा, लेकिन प्लीज़ बिहेव, जंगली मत बनना, वो बच्चा है अभी भी। तभी वांग जी आइज़ रोल करता है और कहता है तुम भाग रहे हो यहाँ से कि नहीं डॉक्टर? तभी डॉक्टर कहता है फिर वांग जी विंग को देखता है और कहता है तुम ठीक हो? विंग कहता है क्या बातें कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। वांग जी कहता कुछ नहीं, वो खुश है, तुम्हारे लिए परेशान था स्टार्ट से ही, अभी वो बहुत खुश है कि मैंने तुमसे प्यार किया, शादी कर ली, तुम मेरे पास हो, मैंने तुम्हारा यूज़ नहीं किया। तभी वही खुश हो जाता है। उसे ये डॉक्टर बहुत पसंद था, बहुत फ़नी था। वांग जी कहता आता हूँ, उसे छोड़ा, बहुत अच्छा है, भले इरिटेटिंग है बट बहुत अच्छा है, एक बार में ही आता है मेरे पास और बहुत अच्छे से मुझे समझाता है। वांग जी जाता है, डॉक्टर बाहर ही जा रहा था। तभी वांग जी कहता है हे डॉक्टर। तभी डॉक्टर देखता है और कहता है वांग जी आता है और कहता है थैंक यू सो मच आने के लिए। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं मिस्टर लैन, आप इंसान बहुत अच्छे हैं। तभी वांग जी कहता तुम भी डॉक्टर बहुत अच्छे हो एंड ऐसे आते रहना, मैं कांड तो करना बंद नहीं करूँगा। डॉक्टर कहता है वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है आपके बारे में मिस्टर लैन, चलिए ठीक है, मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। और स्माइल करता है और बैठ जाता है। तभी वांग जी कहता ब्रेकफास्ट कर लेना डॉक्टर। तभी डॉक्टर कहता हाँ बिल्कुल कर लूँगा। उसके बाद वो निकल जाता है क्योंकि वांग जी ने मॉर्निंग में ही फ़ोन कर दिया, इसका मतलब है कि डॉक्टर सीधे आया, वो कुछ खा पी नहीं पाया। वांग जी फिर अंदर जाता है, उसके बाद जाता है विंग के पास और कहता है विंग, और वो जाता है विंग को प्यार से हक करता है पहले तो और कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूँ, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे पास रहूँगा। विंग कहता है मुझे बाथ लेना और मुझे इस मेस वाले बेड पे नहीं लेटना है, इसे साफ़ करो हस्बैंड, और मुझे भूख लगी है, ये सब कुछ। वांग जी कहता है बाथ मत लो, अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट हुआ है, एक काम करो मैं तुम्हें वेट टॉवल से साफ़ कर देता हूँ और ब्रश कर लो बस। विंग कहता वांग जी फिर यही सब कुछ कराता है, विंग को ब्रश और वेट टॉवल से साफ़ कर देता है। उसके बाद वो विंग को काउच पे रख देता है और बेड को साफ़ करता है, सब कुछ क्लियर करता है, फ़ोन करता है और एक दो सर्वेंट बुलाता है और पूरे घर को साफ़ कराता है जो भी हुआ था मेस वेडिंग नाइट में। और विंग बस चुपचाप बैठा रहता है। वांग जी ने विंग को शॉर्ट्स और टी शर्ट पहना दी थी। उसके बाद वो जाके खाना बना रहा था, तब तक रूम और पूरा घर क्लीन हो जाता है, स्विमिंग पूल और ये सब, मतलब इसमें पूरा दिन लगने वाला था। जितना डेकोरेशन में लगा था उससे थोड़ा सा कम बस साफ़ सफाई में लगा। पूरे घर की साफ़ सफाई होती है, उसके बाद वांग जी विंग को खाना खिलाता है, तब तक अभी भी चल रही थी सफाई, फिर गार्डन में हो रही थी। वांग जी कहता है तुम खाना खा चुके हो, चलो मैं तुम्हें सुला दूँ। वांग जी विंग को लेटा देता है, उसके बाद कहता मैं आता हूँ, बाहर देखाऊँ।
तभी विंग कहता विंग सो जाता है चुपचाप। वांग जी जाता है और बाहर गार्डन की सफाई कराता है, पूल की कराता है। उसके बाद वो पैसे पेमेंट देता है और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। वांग जी वापस से अंदर आता है और विंग के पास आता है और विंग के साथ सो जाता है और कहता है तुम ठीक हो, बट विंग नींद में था। वांग जी समझ जाता है। उसके बाद वो जगाता नहीं है विंग को और उसी के पास सो जाता है। उसे कवर करके दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं डैरेन का, जो कि मॉर्निंग में उठा था और जो चार्ली था उसके बाहों में था। सब कुछ अजीब सा चेंज हुआ था एकदम से। चार्ली को देखता है डैरेन और कहता है तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, मैंने पता नहीं क्यों तुम्हें नोटिस नहीं किया कभी चार्ली। तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। उसके बाद वो दूर होता है, फिर जाता है, फ्रेश होता है, अपने नॉर्मल कपड़े पहनता है और वो बाहर आता है। इधर चार्ली उठ गया था, वो देखता है। डैरेन कहता है मैं ब्रेकफास्ट मंगवा रहा हूँ। चार्ली कहता है फिर डैरेन ब्रेकफास्ट मंगवाता है, फिर चार्ली को देता है और उसे मेडिसिन देता है और कहता है आज भी पूरा टाइम तुम्हें रेस्ट करना होगा, तब जाके तुम कल नॉर्मल हो पाओगे। पैर का दर्द कैसा है? तभी डैरेन को देखता है चार्ली और कहता है पैर का दर्द ठीक है अभी पहले से, बट अभी भी बहुत है। डैरेन कहता है डॉक्टर ने कहा था 24 घंटे बस, तब तक तुम्हें हेल्प लेनी है। तो मैं सोच रहा था कि आज मैं लीव ले लूँ वर्क से। जो चार्ली था वो देखता बड़ी बड़ी आइस करके और कहता क्या आप कभी लीव नहीं लेते चाहे जो हो जाए? तभी डैरेन पास आता और कहता हाँ नहीं लेता हूँ, लेकिन आज लूँगा, इमरजेंसी है। तभी चार्ली कहता आप खुद भी बीमार होते हैं तो कभी भी आपने लीव नहीं ली है काम से। डैरेन देख रहा था और कहता तो क्या ना लूँ, बट तुम्हारी बात अलग है। चार्ली कहता क्या अलग है? मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ। चार्ली को देखता है डैरेन और कहता है नहीं तुम इम्पोर्टेंट हो, मैंने कल भी कहा था तुमसे, और मैं लीव ले रहा हूँ, ज़्यादा मत पूछो और ना ज़्यादा सोचो। तभी चार्ली कहता है जी सर, और वो कहीं ना कहीं बहुत खुश होता है दिल ही दिल में, क्योंकि उसे पता था डैरेन कभी भी छुट्टी नहीं लेता काम से। जो डैरेन था वो कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? चार्ली कहता है अभी चार्ली कंफर्टेबल था और उसे पता था डैरेन उसे देख चुका है ऑलरेडी। वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है डैरेन की लैब में जाने के लिए। तभी डैरेन स्माइल करता है और उसे कैरी करता है, वॉशरूम ले जाता है, फिर उसे बात दिलाता है और आज चार्ली आराम से ले लेता है बात। फिर वो लोग बाहर आते हैं। डैरेन चार्ली को बाहर लेके आता है। उसके बाद वो जाता है और खाना ऑर्डर करता है और डिसाइड करता है कि आज भी वो रुकेगा चार्ली के पास ही, और अपने घर में इन्फॉर्म करता है कि वो आज भी नहीं आएगा, वो सीधे कल आएगा। ये सब बहुत पसंद आ रहा था चार्ली को। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि ये उसे क्यों पसंद आ रहा है, लेकिन उसके बॉस अभी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। इधर जो चार्ली था पूरा दिन जो डैरेन था उससे पैम्पर होता है और पूरा दिन डैरेन चार्ली का ध्यान रखता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं विंग को, जो कि रेस्ट करता है। वांग जी उसके लिए खाना बना के लाता है, अपने हाथों से खिलाता है, मेडिसिन देता है, यही सारा काम था उसका। और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। वांग जी विंग को रेस्ट करने देता है प्रॉपरली। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे चार्ली के साथ आज भी डैरेन सोया हुआ था और दोनों बहुत क्लोज थे। दोनों ने फिर से किस किया था पूरी नाइट। नेक्स्ट डे जब डैरेन उठता है तो चार्ली अगेन से उसकी बाहों में था। डैरेन स्माइल करता है, उसे ये सब कुछ बहुत पसंद आया था, चार्ली बहुत पसंद आया था। डैरेन उठ जाता है और चार्ली को वैसे ही छोड़ देता है, रेस्ट करने देता है। वो उठ के सीधे अपने घर जाता है। चार्ली को मैसेज कर देता है कि मैं जा रहा हूँ घर, तुम रेस्ट करना, पैर पे ज़्यादा प्रेशर मत देना और तुम चाहो तो मत आना, और मेडिसिन टाइम से लेना और मेडिसिन लगा भी टाइम से लेना। ये सब बोल के मैसेज मतलब कर देता है। ये सब बोल के वो चला जाता है। इधर जब चार्ली उठता है तो वो देखता है आसपास डैरेन नहीं था। चार्ली उठ जाता और कहता सर, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी तुरंत ही चार्ली उठता है और अपना फ़ोन देखता है, और जब वो अपना फ़ोन देखता है तो उसमें डैरेन का मैसेज था
वो चेक करता है। चार्ली की आदत थी बात बात पे फ़ोन चेक करने की, और वैसे भी ऑब्वियस है, कोई भी उठेगा तो फ़ोन वगैरह तो चेक करेगा ही अपना। तभी वो रिलैक्स होता है और स्माइल करता है। इधर डैरन अपने घर जाता है, फिर फ्रेश होता है और अपना काम पे निकल जाता है। चार्ली भी रेस्ट करता है। दूसरी तरफ विंग अभी ठीक था मेडिसिन वगैरह से, और वो उठ के बैठा था। जो विंग था वो बोलता है कि उसे जाना है वापस से कॉलेज वगैरह, बट वांग जी मना कर देता है कि रेस्ट करो। तभी वांग जी को मॉर्निंग में ही कॉल आता है लूसी का। वांग जी देखता है और आइज़ रोल करता है और कहता है ये भी ना। उसके बाद वांग जी कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। यस लूसी। तभी लूसी कहती है क्या सोचा तुमने मेरे ऑफ़र के बारे में? वांग जी कहता है कैंसिल कर दिया, मैंने पहले भी कहा था। तभी लूसी कहती है तुम तो डर रहे थे मुझसे उस दिन, अब क्या हुआ लैन वांग जी, कोई प्लान बना लिया क्या? बट कोई भी प्लान काम नहीं आएगा। वांग जी कहता नहीं नहीं, कोई प्लान नहीं बनाया, बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हारा मेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला। एक काम करो, कोई और ढूंढो अपने लिए, ओके? मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तभी लूसी कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुमसे शादी करनी है, समझ में आया? वांग जी कहता है एक मैरिड से कैसे शादी कर लोगी लूसी? तभी वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या क्या कहा तुमने? वांग जी कहता है एक मैरिड पर्सन से शादी कैसे कर लोगी लूसी? लीगली ये इम्पॉसिबल है जब तक कि मैं डिवोर्स ना दे दूँ। लूसी खड़ी हो जाती है उठ के और कहती तुमने शादी कर ली? तभी वांग जी कहता लूसी कहती किससे? वांग जी कहता विंग से, बताया था ना तुम्हें, मेरा बॉयफ्रेंड, हम इंगेज्ड हैं और मैं शादी करने वाला हूँ, उससे प्यार करता हूँ, उसी से शादी कर ली। लूसी शॉक्ड, उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है। वांग जी कहता हेलो लूसी, हेलो लूसी, और वांग जी डेविल स्मिथ करता है और कॉल को कट करता है। लूसी को यकीन नहीं होता है, वो तुरंत ही अपना फ़ोन उठाती है और फिर पता लगाती है वांग जी के बारे में। इधर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वांग जी ने शादी की हो, कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी। वांग जी रिलैक्स था। लूसी फिर इंटरनली पता लगवाती, वो भी पैसे देती किसी को और पता लगवाती कि क्या लैन वांग जी ने शादी कर ली है। तभी वो पर्सन कहता है ठीक है मैं पता करके बताता हूँ, और वो वांग जी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है। इधर जो वांग जी था रिलैक्स था और वो अपने ऑफिस निकल जाता है विंग को घर पे छोड़ के, क्योंकि उससे मना किया था विंग नहीं जाएगा कहीं। विंग को ये सब कुछ नहीं पता था लूसी के बारे में। लूसी सब कुछ पता लगवाने के बाद उसे कंफर्म होता है कि वांग जी ने विंग से शादी कर ली है। वो हेड चेक करती है और कहती है ये वांग जी मुझसे एक कदम आगे निकला, कितने आसानी से मुझे बेवकूफ़ बना दिया, इसने विंग से शादी कर ली। लूसी सिर पकड़ लेती है और कहती है मेरा प्लान फ्लॉप, मुझे लगा था इसी को फंसा लूँगी और ये इतना अमीर हो गया, अब इससे शादी करके मेरी लाइफ सेट है, ये मुझसे प्यार करता होगा पागलों की तरीके, लेकिन ये तो सब बेकार हो गया, अब क्या करूँ मैं? लूसी अपने बाबा से बात करती है और उसके बाबा और गुस्सा करते हैं और कहते हैं और कर लो जो भी तुम्हें अपने मन का करना था। उसके बाबा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। फिर वो फिर से सिटी चेंज करते हैं और लूसी को बोलते हैं अब तुम अपना दिमाग मत लगाना फालतू, और वो ये बोल के लूसी को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। लूसी बस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, उसका पूरा प्लान चौपट। उसने एक चांस मांगा था अपने बाबा से कि वो लैन वांग जी को फंसा लेगी, उसके बाद वो बहुत ही आराम से उसके साथ रहेगी, लेकिन उसके बाबा ने देखा कि लूसी से कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये सब नहीं चाहिए उन्हें मैस। फिर से लूसी कुछ करे, फिर वांग जी कुछ करे, फिर मैस हो। अच्छा खासा 3 साल में सब थम चुका है, क्या पता कुछ साल में सब भूल जाएं और फिर से लूसी की शादी वो कहीं करा पाएँ। फिर से वांग जी से पंगा लेना, वो भी तामीर है, और एक शादीशुदा आदमी के पीछे लूसी जाएगी तो क्या ही होगा, मतलब उसकी बदनामी होगी। बहुत कुछ सोच के उसके बाबा चले जाते हैं, क्योंकि वो गरीब थे और वांग जी क्या ही कर दे कुछ पता नहीं। पिछली बार का उन्हें सब याद है अच्छे से, तो वो बस चुपचाप निकल लेते हैं। अगर वांग जी लूसी से प्यार करता होता तो बात भी अलग थी, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। इधर जो वांग जी था उसे उसके इन्फॉर्मर बता देते हैं कि लूसी जा चुकी है अपनी फैमिली के साथ। तभी वांग जी डबल स्माइल देता है और कहता मुसीबत टली। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है और कहता है वो एक वांग जी को देखता है और मुँह बनाता है। तभी वांग जी कहता है क्या है, क्यों ऐसे मुँह बना रहे हो? विंग कहता है मुझे कॉलेज क्यों नहीं जाने दिया? वांग जी कहता है
वो इसलिए ताकि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। क्यों ना हम हनीमून पे चले। विंग कहता है अजीब बात कर रहे हो, मुझे कहीं नहीं जाना। वांग जी कहता है हनीमून पे तो मैं जाऊँगा। वांग जी टिकट वगैरह करता है और विंग के साथ हनीमून की तैयारी करता है। अपने मॉम डैड को बता देता है कि वो जा रहा है विंग के साथ घूमने और वो निकल जाता है अपने हनीमून पे। विंग के ना करने के बावजूद विंग को पता था उसकी वाट लगेगी, इसलिए वो नहीं चाह रहा था हनीमून पे जाना। बट वांग जी के आगे विंग की कभी चली थी जो अब चलेगी। वांग जी विंग को लेके जाता है हनीमून पे, फिर खूब घूमता है। ऐसा नहीं कि वो जाके वहाँ वही सब कुछ करता है। वांग जी घूमता है बहुत ज़्यादा, विंग के साथ मस्ती करता है। विंग को अच्छा लगता है हनीमून पे आके, और नाइट में तो वाट लगनी थी उसकी। उसके बाद ऐसे ही टाइम स्किप होता है और वो 1 वीक बाद वापस आता है और कहता है अब तुम कॉलेज जा सकते हो। विंग बोलता है ओके हस्बैंड। फिर विंग बाइक लेता है और निकल लेता है। जो वांग जी था वो अपने वर्क पे जाता है। इधर जो डैरेन और चार्ली थे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ चुके थे। ऑफिस रूम में वो लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे थे, बट अभी किस तक और टच तक ही बात थी, उससे आगे नहीं। वो लोग पता नहीं क्यों एक दूसरे की प्रेजेंस को, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे और अब उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आ रहा था। बट ये बात अभी हाइड थी। जो विंग था आपने जो कॉलेज था उसे ख़त्म करके शाम होती है, शाम को पढ़ाई वगैरह करके वो वापस जाता है अपने काम पे आज, और वांग जी भी साथ में जाता है। जब विंग जाता है काम पे और वांग जी अपने जिम पे, तभी विंग की मुलाकात होती है चार्ली से। और विंग काफ़ी दिन बाद चार्ली को देखता है और कहता है गगा कैसे हैं आप। तभी चार्ली विंग को देखता है और अभी उसका नज़रिया चेंज हो गया था विंग की तरफ, मतलब अब नॉर्मल, बस गगा डीडी, दैट्स इट। चार्ली स्माइल करता है और कहता है कैसे हो विंग। तभी विंग कहता है बहुत अच्छा। चार्ली कहता है तो तुम्हारा हनीमून टाइम ख़त्म हो गया। तभी विंग कहता है हाँ हो गया, और शर्मा जाता है। चार्ली कहता है सब ठीक तो है ना। तभी विंग कहता है हाँ सब ठीक है, और वो कहीं ना कहीं शर्मा रहा था। तभी चार्ली कहता है गुड, मैं बस थोड़ा सा डिटेल्स फिल करने आया था लैपटॉप में। तभी विंग कहता तभी विंग की नज़र जाती है जो चार्ली था उसके नेक पे और उसके लिप्स पे। विंग कहता काका। तभी चार्ली देखता और कहता विंग कहता आपके नेक में क्या हुआ है, ये रेड। विंग को ये मार्क बहुत अच्छे से पता थे क्योंकि उस पे भी आते थे। और विंग लिप्स देखता है जो कि बहुत ज़्यादा स्वेलन थे, फटे थे, और विंग अपने लिप्स को याद करता है जो कि सेम हाल के थे। तभी विंग कहता है गगा ये क्या हुआ है, ये मार्क। तभी चार्ली तुरंत ही अपने नेक पे हाथ रखता है क्योंकि विंग टच करके बता रहा था। चार्ली कहता मार्क कुछ भी तो नहीं है विंग। चार्ली ब्लश करने लगता, घबरा भी जाता है, नर्वस हो जाता है। विंग कहता गगा ये मार्क बहुत अच्छे से मुझे पता है। गगा क्या आपका भी कोई पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड। तभी चार्ली कहता नहीं तो विंग। वो घबराता है। तभी विंग कहता अच्छा ओके कोई बात नहीं गगा। फिर विंग कहता मैं अपना काम करता हूँ। चार्ली कहता और वो अपनी डिटेल्स को फिल करता है और उसके बाद काम ख़त्म करता है जल्दी से और निकल जाता है। चार्ली को एक फ़ाइल लेके डैरन के पास जाना था। तभी चार्ली कहता मैं जाता हूँ, विंग तुम काम कर लो ओके। तभी विंग कहता जी काका। जो चार्ली था ब्लश करते हुए वहाँ से सीधे जाता है डैरन के ऑफिस रूम में और वो डोर को नॉक करता है। तभी डैरन कहता है कम। तभी चार्ली डोर को ओपन करता है, अंदर आता है, डोर को बंद करता है और डैरन को देखता है। डैरन चार्ली को देखता है और स्माइल करता है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाली स्माइल थी। तभी चार्ली स्माइल करते हुए आता है डैरन के पास और कहता है ये फ़ाइल है, आपके पास सिग्नेचर कराने थे मुझे और इसे देख भी लीजिएगा, वैसे मैंने चेक कर लिया। तभी डैरन कहता है इतने टाइम से तुम काम संभाल ले हो, सब कुछ परफेक्टली कर रहे हो, मुझे चेक करने की ज़रूरत क्या है। तभी चार्ली कहता है फिर भी कहीं ना कहीं मुझसे कभी मिस्टेक हो सकती है तो आपको रीचेक करना चाहिए, आप बॉस हैं। तभी डैरन कहता है इधर आओ। चार्ली कहता है जी सर। चार्ली डैरन के बगल में आके खड़ा होता है। जैसे ही चार्ली पास आता है डैरन हाथ पकड़ के उसे अपनी लैप पे बिठा लेता है। तभी चार्ली बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। डैरन कहता है वो सब छोड़ो,
तुम मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो, तुमने कुछ खाया? तभी चार्ली ब्लश करता और कहता, खा लिया मैंने, आपने? तभी डैरन कहता है, मैं खा के आऊँ बाहर से, अभी तो आया हूँ। चार्ली कहता है, अब मुझे हटने दीजिए, ये क्या कर रहे हैं? तभी डैरन कहता है, पहले एक किस दो। तभी चार्ली देखता है और ब्लश करता है और वो जो डैरन था उसे एक लिप पे किस देता है। जब वो दे रहा था तभी टाइट करके डैरन पकड़ लेता है चार्ली को और उसके नेक के पीछे हाथ लगा के उस किस को डीप कर देता है। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और कोई अंदर आता है। चार्ली और डैरन लगे पड़े थे एक दूसरे से किस करने में। सामने वाला पर्सन हैरानी से देखता है उन दोनों को। तभी थोड़ी देर बाद जो डैरन था उसकी नज़र जाती है सामने की तरफ। वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है और तुरंत ही किस को ब्रेक करता है और चार्ली को दूर करता है। चार्ली हैरानी से देखता है और कहता है, क्या हुआ सर? तभी डैरन कहता है, उठो। तभी जल्दी से चार्ली उठ जाता है और वो भी जैसे देखता है डोर की तरफ, बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो पूरा रेड और पूरा घबरा जाता है। उसके हाथों से फाइल गिर जाती है। वो देखता है और तुरंत ही कहता है, मैं जा रहा हूँ, और वो भाग जाता है बाहर की तरफ। सामने वाला पर्सन और कोई नहीं, वांग जी था, क्योंकि डैरन के रूम में सिर्फ और सिर्फ वांग जी और उसके दोस्तों को ही आने की परमिशन थी। मतलब जैसे कि शू यांग, शू शे, यही बिन बताए अंदर आ सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। बाकी सभी को नॉक करके आना होगा। जो वांग जी था वो देख रहा था घूर घूर के और वो सीधे आके बैठ जाता है चेयर पे। डैरन घबरा जाता है, सटी हो जाता है और वो बस फेस नहीं कर रहा था वांग जी को। वांग जी देखता और कहता, ओह आई सी, तुम, मुझे पता क्यों नहीं चला तुम दोनों का। डैरन, तुम भी बॉय को? तभी डैरन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है वांग जी कहता है, इतना क्यों घबरा रहे हो? जब तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तुम्हें क्यों नहीं करूँगा? क्या मैं तुम्हें जज करूँगा? ये तो बहुत अच्छा है चार्ली, बहुत ही अच्छा पर्सन है। तुमने बहुत ही यूनिक पर्सन को अपने लिए चूज़ किया है। डैरन घबराना बंद करता है और रिलैक्स होता है और कहता, तुम बिना, तुम्हारी टाइमिंग कितनी ज़्यादा बुरी है। तभी वांग जी कहता है, वैसे मज़ा आई, तुम किस करने में लगे पड़े थे। तुम्हारा कब से चल रहा है चार्ली के साथ? क्या बहुत टाइम हो गया? तभी डैरन कहता है, नहीं, हाल ही में हुआ ये सब कुछ, तुम्हारी शादी के बाद। वो एक्चुअली तुम्हारी शादी देखने के बाद मेरे दिमाग में भी यही थॉट आया कि बॉयज़ के साथ कैसा होता होगा। फिर एक दिन ऐसी सिचुएशन बन गई चार्ली के साथ कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और हमारे बीच तो तुम समझ रहे हो ना वांग जी कहता, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। तो बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस, तुम्हें क्या मज़ा मिला? वैसे तो तुमने कभी भी जीएफ बनाई नहीं है, तो तुमने फ़र्स्ट टाइम किसी बॉय के साथ ही अपनी किस शेयर करी है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? डैरन कहता है, सच कहूँ तो चार्ली बहुत अच्छा है एंड सबसे बड़ी चीज़ है मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे वो बहुत पसंद आया। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं उसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करूँ, बट सोच रहा हूँ कि क्या मेरे घर वाले मानेंगे। बहुत अजीब है। तभी वांग जी कहता है, देखो तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हारी खुशियों के लिए जो बेटर हो वो करो। अगर तुम्हें चार्ली के साथ अच्छा लगता है तो तुम्हें रहना चाहिए, मेरी मानो तो। बाकी तुम देख लो, अपनी फैमिली से बात करो, उन्हें समझाओ और शायद क्या पता वो मान जाए। मुझे भी लग रहा था मेरे डैड मानेंगे नहीं, बट बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वो माने। तभी डैरन कहता है, कौन सा रीज़न? वांग जी कहता है, जल्दी तुम्हें पता चलेगा कौन सा रीज़न है। तभी वो कहता है, अच्छा तो क्या करूँ वांग जी? क्या मुझे और टाइम देना चाहिए चार्ली को और ख़ुद को? वांग जी कहता है, आराम से टाइम दो, जल्दबाजी मत करो डैरन, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। और रही बात मेरी और विंग की, तो हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, इसमें कंट्रोल नहीं था। विंग को तो पहले ही से था, और विंग की ये इनोसेंस, विंग का नेचर
पूरा का पूरा विंग को ही देख के मैं बहक गया और मैं उससे प्यार कर बैठा। उसके बाद अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता उसके अलावा। डैरन कहता मेरा भी सेम हाल है, मुझे चार्ली के अलावा कोई पसंद नहीं आया आज तक। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास ऑप्शन नहीं होंगे? बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे लोग हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, मैं चाहता तो कर सकता था। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मुझे ऑफ़र भी मिले हैं। मुझे पता है कि वो किस तरीके से मुझे देखते हैं, बॉस हूँ मैं, समझ में आता है। और वो चाहते भी थे, कहीं ना कहीं अप्रोच भी कर रहे थे इनडायरेक्टली, लेकिन मेरा दिल नहीं आया। बट पता नहीं कैसे चार्ली पे मेरा दिल आ गया। स्टार्ट से ही उसके लिए एक अलग सी फीलिंग थी, सॉफ्ट कॉर्नर था, ट्रस्ट था, पता नहीं क्यों। एंड अब उससे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मतलब जब से हमारे बीच किस हुई है और मैं उसके साथ कंफर्टेबल हुआ हूँ, तब से कोई और अच्छा ही नहीं लग रहा है मुझे लगता है कि मैं गे बन गया हूँ उसके चक्कर में। तभी वांग जी कहता है तो बन जा, अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए गे बनने में भी क्या ही हर्ज है। इस गे बनने के चक्कर में अगर वो हमारे पास रहे तो क्या बुरा है। तभी डैरन कहता है हाँ सही कहा, ये अजीब तो नहीं होगा ना। वांग जी कहता मुझे तो नहीं लग रहा, तू देख ले तुझे पसंद है या नहीं। लाइफ तेरी, डिसीज़न तेरा, जो मैंने वो कर, मैं तो तुझे सपोर्ट करूँगा हमेशा। तभी डैरन स्माइल करता और कहता ठीक है, वैसे तू बता कोई काम। तभी वांग जी कहता अरे हाँ, मैं कुछ बात करने आया था। यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। जो चार्ली था बाहर आता है और वो बाहर आते ही गहरी गहरी सांसें लेता है और सोच रहा था कि वांग जी ने देख लिया। वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस होता है और उसे बहुत शर्म आ रही थी, पूरा रेड हो गया था, नर्वस भी। वो तुरंत ही जाता है जो रिसेप्शन था वहाँ पे, जहाँ पे विंग काम कर रहा था। तभी चार्ली जाके बैठ जाता है साइड में। विंग देखता है चार्ली परेशान था। विंग कहता है क्या हुआ गगा? चार्ली देखता है विंग को और कहता कुछ भी नहीं विंग, सब ठीक है। विंग कहता अच्छा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तभी चार्ली कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग पानी देता और कहता पानी। तभी चार्ली कहता थैंक यू विंग। वो पानी पी लेता है और उसे बहुत अजीब लगता है। फिर वो खुद को शांत करता है और सोचता है बाद में डैरन से पूछेगा वांग जी ने क्या कहा। फिर वो अपने काम करता है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं वांग जी विंग को लेता है और वहाँ से निकल लेता है। चार्ली सामने ही नहीं आता है। बाद में चार्ली जाके डैरन से पूछता है कि वांग जी ने क्या कहा। तभी डैरन कहता है कुछ नहीं, उसके लिए सब नॉर्मल था। उसने कहा कैरी ऑन, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तभी चार्ली रिलैक्स होता है और कहता थैंक गॉड, उन्होंने अजीब नहीं सोचा हम दोनों के बारे में। डैरन कहता वो क्यों सोचेगा, वो खुद यही करके बैठा है। खैर छोड़ो। फिर उसके बाद उनका लवी डबी टाइम स्टार्ट होता है और इधर वांग जी विंग को लेके आ जाता है और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं 3 मंथ्स बाद का, जहाँ पे विंग रेडी हो रहा था कॉलेज के लिए। तभी उसकी तबीयत ख़राब होती है। विंग अजीब सा फील करता है। वो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भागता है। वो रेडी हो चुका था, मिरर में खुद को अच्छे से देख रहा था, तभी वो भागा था। विंग वापस आता है, उसकी हालत ख़राब थी। विंग को फिर से वॉमिटिंग लगती है और विंग फिर से भागता है। इधर वांग जी बाहर था और वो विंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। आजकल वांग जी बना रहा था। इधर विंग वापस आता है और ज़ोर से चिल्ला के बुलाता है हस्बैंड। तभी वांग जी आवाज़ सुनता है और वो कहता हाँ विंग आता हूँ। वो आता है और वो ब्रेकफास्ट लगा चुका था। वो रूम में आता है। तभी विंग अपने पेट को पकड़ के बैठा था। विंग मुंह पे हाथ लगाता है और फिर से भागता है। वांग जी देखता है और कहता है क्या हुआ। वो भी पीछे पीछे जाता है विंग के और देखता है विंग वॉमिटिंग कर रहा है। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ है। विंग कहता है मेरी तबीयत ख़राब है, वॉमिटिंग हो रही है। वांग जी विंग को पकड़ के लाता है और बिठा देता है और कहता है 1 मिनट। वो कॉल करता है डॉक्टर को। डॉक्टर इस समय वापस से घर जा रहा था क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट थी। तभी डॉक्टर कॉल पिक करता है और कहता है हेलो यस मिस्टर लैन। तभी वांग जी कहता है विंग की तबीयत ख़राब है, क्या आप आ सकते हैं। तभी डॉक्टर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं घर ही जा रहा था, आता हूँ। फिर वो कुछ देर में आता है। वांग जी वेट कर रहा था और विंग को संभालने की कोशिश। वांग जी विंग के लिए लेमन जूस लाता है और कहता है ये पियो, इससे अच्छा लगेगा। विंग कहता इधर जो डॉक्टर था वो आ जाता है कुछ देर में। वांग जी जाके डोर ओपन करता है और डॉक्टर अंदर आता है। फिर उसके बाद वो विंग को जाके चेक करता है अच्छे से। विंग को चेक करने के बाद मेडिसिन वगैरह देता है। उसके बाद वो वांग जी से कहता है चलिए आपकी मेहनत रंग लाई मिस्टर लैन। तभी वांग जी देखता है हैरानी से
तभी डॉक्टर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फादर बनने वाले। तभी विंग सुनता और समझ नहीं आता उसे। वो धीरे से उठ के बैठता और कहता फादर। तभी डॉक्टर कहते हैं हाँ, आप डिफरेंट है, आपको बताया नहीं क्या मिस्टर लैन ने। विंग कहता है क्या नहीं बताया। तभी डॉक्टर वांग जी की तरफ देखता और कहता मिस्टर लैन, मैंने आपसे कहा था ना बात करने के लिए, क्या आपने अभी तक नहीं बताया। तभी वांग जी कहता नहीं, नहीं बताया मैंने। तभी डॉक्टर कहता मुझे लगा आपने बता दिया होगा, और आपने कहा था कि शादी से पहले तक आप मेडिसिन देंगे बेबी ना होने की, और जब शादी हो जाएगी उसके बाद ही आप ऐसा कुछ करेंगे, आपने बोला था मुझसे लास्ट टाइम। तभी वांग जी कहता क्योंकि विदाउट मैरिज मैं बेबी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा बेबी लीगल हो, कोई उसे ऐसे ही ना बोले, और विंग को कभी ना लगे कि इस वजह से मैंने शादी की है। इसीलिए मैं हमेशा से इस चीज़ का ध्यान रखता था। इसीलिए जब स्टार्ट में 2 बार किया था तो मैंने विंग को मेडिसिन दी थी, और आपने भी ठीक किया था, और उसके बाद मैंने किया ही नहीं। फिर सीधे शादी के बाद ही हमने किया है। तो अब की तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था कि मैं मेडिसिन दूँ उसे, क्योंकि मुझे बेबी चाहिए। विंग धीरे से उठ के खड़ा होता है और कहता ये सब क्या बोल रहे हो, बेबी? डॉक्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी विंग को पकड़ता है और कहता है विंग तुम प्रेग्नेंट हो। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता है कि क्या दिमाग ख़राब है क्या आपका? क्या बकवास कर रहे हो, मैं बॉय हूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं हाँ आप बॉय हैं, लेकिन आप रेयर हैं, मतलब आपके अंदर कुछ डिफरेंट है। विंग कहता है क्या डिफरेंट है? डॉक्टर कहता है आप बेबी को बर्थ दे सकते हैं, आपके पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं। विंग हेड चेक करता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो 2 बार पहले भी हुआ है हम दोनों के बीच, है ना? वांग जी कहता है हाँ, एक बार तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया था, दूसरी बार मैंने मेडिसिन दी थी, याद है ना तुम्हें? विंग याद करता है वांग जी ने 2 तरीके की मेडिसिन दी थी। विंग सोचता है वो तो दर्द की थी ना। वांग जी कहता है एक पेन की थी, दूसरी बेबी ना होने की। विंग विंग गुस्से में देखता है और कहता आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? वांग जी कहता है मैं भूल गया, मुझे शादी के बाद बताना था, लेकिन विंग जब तुम अभी प्रेग्नेंट हुए हो तब मुझे याद आया, और ये बात बहुत पहले की थी, मैं भूल गया, बता ही नहीं पाया। तुम्हें याद है ना, तुम्हें याद है ना जब मैं एक बार रात में तुम्हारे घर आया था, जब तुम मुझे घर के बाहर मिले थे? तभी विंग याद करता और कहता वांग जी कहता यही बताने आया था कि तुम्हारी बॉडी डिफरेंट है और तुम बेबी कैरी कर सकते हो, बट उस दिन तुम्हारे उस ओनर ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और सब मैस हो गया, मैं बताना भूल गया। फिर मैंने सोचा अभी तुम वैसे ही परेशान हो और मैं तुम्हें ये बता के और ज़्यादा परेशानी में नहीं डाल सकता, फिर मैंने नहीं बताया और ये बात यहीं से स्किप की। फिर ऐसे ही टाइम स्किप हुआ और ये बात धीरे धीरे करके मैंने जाने दी। मैंने सोचा अभी कौन सा कर रहा हूँ, और जब करूँगा तब देखूँगा, बता दूँगा। तुम वैसे भी स्टार्ट में काफ़ी सैड रहते थे, परेशान, और बेबी मैं नहीं चाहता था स्टार्ट में तुम्हारे साथ हो, क्योंकि तुम छोटे थे और प्लस तुम पढ़ भी रहे थे। विंग कहता तो क्या आप छोटा नहीं हो, क्या आप पढ़ नहीं रहो, आपने ऐसा क्यों किया? वांग जी कहता विंग हमारी शादी हो गई है और हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, क्या ये खुशी की बात नहीं है? विंग देखता और कहता पेन होगा, आप समझ क्यों नहीं रहे खुशी की बात? फिर विंग 2 मिनट रुकता है और सोचता है। विंग रियलाइज़ करता है और धीरे से टमी पे हाथ रखता है और कहता है ये मेरा बेबी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। विंग अब सोचता है। वांग जी कहता तुम प्रेग्नेंट हो, हमारे बेबी विंग, तभी तो मेरे पेरेंट्स से कुछ कहा नहीं, वरना बवाल होता, तुम्हें पता है। बट जब मैंने उन्हें बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर उन्होंने 5 साल मुझे तुम्हारे साथ रहने की परमिशन दी। विंग देखता और कहता आपने उन्हें भी बता दिया लेकिन मुझे नहीं बताया, हद है, मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझ में क्या कमी है। डॉक्टर कहता कमी नहीं है, खूबी है। विंग कहता हाँ भाई। वांग जी कहता है तुम प्रीशियस हो विंग,
तुम तुम हमारे बच्चे को कैरी कर सकते हो, वरना हमें बच्चे के लिए हमेशा बाहर बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते। अडॉप्शन ईजी नहीं होता है, बट हम अपना खुद का बच्चा पैदा कर सकते हैं। विंग कहता है दर्द होगा मुझे। विंग डर जाता है, फिर अपनी टमी पे हाथ रखता है और कहता है कितना बड़ा है मेरा बच्चा? तब डॉक्टर कहते हैं 3 मंथ्स का। विंग कहता है फिर तो मेरे पास टाइम कम है, मेरी स्टडी है, फिर क्या करूँगा हस्बैंड? वांग जी विंग के पास आता है और बैठ जाता है और विंग को साइड से हक करता है और कहता है मैं हूँ ना, हर कदम पे तुम्हारे साथ। विंग बहुत मुश्किल से जिम्मेदार बनाओ और अब चाहता हूँ सारी जिम्मेदारी लेना। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। लेकिन विंग वो 3 साल मैं, तुम्हें पता है ना कैसे रहा हूँ, खुद ही मैं कंफ्यूज था। फिर जब मैंने रियलाइज़ किया तो फिर तुरंत ही शादी हो गई। एंड सच में मौका नहीं मिला मुझे, वरना मैं तुम्हें बताता। विंग कहता है फिर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी थोड़ा सा अपसेट हो गया था। विंग कहता है मैं खुश हूँ, चलो आपको कुछ तो दे पा रहा हूँ जो आपको चाहिए, और मैं इतना बेकार नहीं हूँ। आपके पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस वजह से मुझे अच्छा लगा। वांग जी कहता है हाँ, उन्होंने इसी वजह से तुम्हें उस समय एक्सेप्ट किया था, लेकिन मुझे लगता है अब वो रीज़न नहीं है। अब तुम उन्हें पसंद हो बहुत ज़्यादा। ये रीज़न ना भी होता तो भी वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते। हाँ थोड़ा सा बवाल होता, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती, लेकिन फिर भी। तभी डॉक्टर कहता है 1 सेकेंड शांत हो जाओ, ये सब बातें बाद में करना, मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझ पे ध्यान दो। मिस्टर लैन। तभी वांग जी बोलता है यस मिस्टर ली, बोलिए। तभी डॉक्टर कहता है ज़रा मुझ पे भी ध्यान दे लीजिए, पता भी है नाइट शिफ्ट थी मेरी, पूरी रात मैं जगा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आ गया, आपको पानी नहीं पूछना चाहिए मुझे। तभी वांग जी कहता है पानी पियेंगे? तभी मिस्टर ली कहते हैं पानी पिलाइए, कुछ अच्छा तो पिला नहीं सकते। तभी वांग जी कहता है और वो बैठा रहता है और देखता रहता है ली को। तभी डॉक्टर कहता है क्या आप देखते रहेंगे या फिर उठेंगे, उठने का कष्ट करेंगे? वांग जी कहता है आपने कहा पानी के लिए पूछ लो तो मैंने पूछ लिया, हो गया। विंग देखता है वांग जी को और डॉक्टर को और हंसने लगता है। तभी डॉक्टर मुंह बनाता है और दांत पीसता है और कहता है मिस्टर लैन सुधर जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। तभी वांग जी उठता है और कहता है क्या कर लेंगे मिस्टर ली, मुझे डरा रहे? तभी मिस्टर ली कहते हैं अब नहीं तो ज़्यादा बोलेंगे तो आपको सुई लगा दूंगा, अब निकल लीजिए मिस्टर लैन। तभी वांग जी हंसता है और कहता है अच्छा ठीक है, चलिए मेरे साथ, आपको कुछ देता हूँ खाने के लिए। मिस्टर ली आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, है ना? तभी वांग जी को देखता है ली और कहता है हाँ लग तो रहा हूँ, क्या ही कर सकता हूँ, आपने सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, आपके कारनामे ही इतने अलग हैं, हट के। वांग जी ले जाता है ली को बाहर और बिठाता है और कहता है क्या लेंगे, पानी या जूस या कुछ और, कॉफ़ी? तभी मिस्टर ली कहते हैं मुझे कॉफ़ी चाहिए, मैं थक चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है, अगर मैं ऐसे गया तो मैं सच में मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तभी वांग जी कहता है तो यहीं रुक जाइए कुछ टाइम के लिए, अगर आपको स्लीप की ज़रूरत है तो। ली कहता है नहीं इट्स ओके, मुझे कॉफ़ी दे सकते हैं मिस्टर लैन? तभी वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल मैं आता हूँ। फिर ली वहीं बैठा रहता है। उसके बाद कुछ देर में वांग जी आता है और कॉफ़ी देता है और कहता है ये लीजिए। तभी वो पी रहे थे, इधर विंग वापस आता है वांग जी के पास और कहता है अभी मैं ठीक फील कर रहा हूँ, मेडिसिन का असर हो गया है, अब क्या होगा मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर अच्छा आप यहीं पे मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा? तभी मिस्टर ली कहते हैं बताता हूँ। फिर वो A to Z जो चीज़ें विंग वांग जी को पता होनी चाहिए थी वो सब बताता है। तभी वांग जी कहता है ठीक है इसका ध्यान रखना होगा। विंग कहता मुझे भी ध्यान देना होगा सब कुछ। तभी मिस्टर ली कहते हैं उसके बाद उनकी कॉफ़ी ख़त्म होती है और कहते हैं थैंक यू सो मच मिस्टर लैन, अब मैं जा रहा हूँ, अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। तभी वांग जी कहता है थैंक यू सो मच डॉक्टर यहाँ आने के लिए इतनी सडन। तभी मिस्टर ली कहते हैं इट्स ओके ये मेरा काम है, चलिए बाय मिस्टर लैन। तभी वांग जी हैंडशेक करता है और डॉक्टर वहाँ से निकल लेता है। इधर जो विंग था वांग जी को देखता है और कहता है मुझे खाना खिलाओ, अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है और भूख भी लगी है। तभी वांग जी कहता है ओके। वांग जी विंग को अपने लैब पे बिठाता है। विंग देखता है, वांग जी रोमांटिक होता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा।
ये सब जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ये तुम्हारे लिए तो है। तभी विंग कहता खिलाओ जल्दी, अब तो आपको मेरा और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वैसे ये डरने की बात है ना? वांग जी कहता नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो खुशी की बात है। वैसे मुझे ये बात मॉम डैड को भी बतानी है। तभी विंग कहता वांग जी कहता पहले तुम्हें खाना खिला दूँ। विंग कहता ओके। विंग को वांग जी ऐसे ही खाना खिला रहा था, तभी वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी कहता है एक सेकेंड, वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और फ़ोन देखता है। तभी देखता है तो उसके डैड का फ़ोन था। वांग जी कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। यस डैड। तभी मिस्टर लैन कहते हैं वांग जी देखो मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र आ रहे हैं कि मैं अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से करा दूँ, और मैं आंसर दे दे के थक चुका हूँ कि नहीं अभी नहीं, टाइम नहीं है और मेरे बेटे का मन भी नहीं है, बहुत कुछ। तो मुझे अब कोई आंसर नहीं देना। तुम शादी वैसे भी कर चुके हो और अनाउंस करने का भी टाइम आ गया है। एक काम करते हैं, तुम्हारी शादी की पार्टी देते हैं, अनाउंस करते हैं तुम्हारी शादी, ठीक है? वांग जी कहता है क्या अभी डैड? तभी कहते हैं 3 मंथ्स हो गए हैं तुम्हारी शादी को, अब कितना और लेट, बस बहुत हो गया। मुझे अब चाहिए कि तुम्हारी शादी अनाउंस हो। मैं अब और आंसर नहीं देना चाहता, कम से कम क्लियर हो जाएगा सबके लिए कि तुम मैरिड हो, बात ख़त्म। वांग जी कहता है ठीक है डैड, जैसा ठीक लगे करिए। लैन कुरैन कहते हैं ठीक है, मैं पार्टी रख रहा हूँ परसों तुम्हारी वेडिंग की, तो इसलिए विंग को लेके आ जाना। वांग जी कहता है ठीक है आ जाऊँगा डैड। फिर उसके बाद वो कॉल को कट करता है, विंग को देखता है। विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी विंग को खिलाते हुए बोलता है बाबा चाहते हैं हमारी वेडिंग की पार्टी रखी जाए और हमारी वेडिंग अनाउंस हो जाए। तभी विंग कहता है क्या? वांग जी कहता वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, बाबा भी सही कह रहे हैं, 3 मंथ्स हो गए हैं और बाबा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सब मुझसे अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं, तो बाबा को जवाब देते नहीं बन रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब ये बात अनाउंस हो जाए। विंग थोड़ा सा चिढ़ता है और कहता है क्यों करवानी है सबको अपनी बेटी की शादी आपसे? वांग जी कहता है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड हॉट है। तभी विंग हंसता है और कहता है हाँ होंगे मेरे हस्बैंड जो है। तभी वांग जी कहता है फिर वांग जी विंग को खिलाते हुए बोलता है परसों हमारी वेडिंग की पार्टी है, तो बस उसकी तैयारी करनी है। विंग कहता है बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ। वांग जी कहता होने दो विंग, अच्छी बात है ये सब जल्दी ख़त्म हो, मैं भी फ्री हो जाऊँ अब, और किसी के साथ नाम जुड़े बर्दाश्त नहीं, कोई बात भी करे बर्दाश्त नहीं, तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं चाहता कि उसका नाम मेरे साथ जुड़े। विंग स्माइल करता है और कहता है वांग जी कहता है बस तुम खुश रहो, मेरे पास रहो, यही चाहिए। विंग कहता है हाँ तो फिर परसों हम क्या पहनेंगे? वांग जी फिर से खिलाता है एक बाइट और कहता है हम शॉपिंग पे चलेंगे, फिर उसके बाद परसों के लिए कोई बेस्ट से क्लॉथ्स डिसाइड करेंगे, ठीक है? विंग कहता है उसके बाद वो लोग ऐसे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद वांग जी विंग शॉपिंग पे जाते हैं और बहुत अच्छे से ड्रेस लेके आते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं टाइम स्किप करके सीधे वेडिंग पार्टी वाले दिन का, जहाँ पे वांग जी के डैड ने सारे बिज़नेस वर्ल्ड के पर्सन को बुलाया था और सभी आए थे, बिज़नेस वर्ल्ड के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन, और सभी हैरान थे कि शादी का तो पता ही नहीं चला, डायरेक्ट शादी की पार्टी। बट सभी आते हैं और देखना चाहते थे कि वांग जी की शादी आखिर किससे हुई है। इधर वांग जी ने अपने दोस्तों को बुलाया था और इस बार शूशे भी आ रहा था, वो स्पेशली टाइम निकाल के वांग जी के लिए आ रहा था बाहर से, और जो शू यांग था वो और डैरन चार्ली ये सब तो मौजूद थे। बाद में शूशे आता है, फिर मिलता है शू यांग और डैरन से पूछता है कि कब शादी हुई, मुझे तो पता ही नहीं चला, वैसे मैं बाहर था इसीलिए ज़्यादा नहीं पता चला इस बारे में। तभी डैरन कहता कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। इधर वांग जी और विंग की एंट्री होती है, तभी शूशे देख के दंग रह जाता है और कहता है ये तो लड़का है। तभी शू यांग कहता है विंग। तभी शूशे कहता है पता है मुझे, याद है, क्या इससे शादी की है वांग जी ने? तभी वो लोग कहते हैं शूशे कहता है क्या वांग जी गे है? तभी शू यांग कहता है हाँ अब हो गया है। तभी डैरन कहता तभी शूशे कहता हाँ वाह अजीब है, मैंने सोचा नहीं था कभी भी। तभी डैरन कहता है अजीब तो है बट हमारा दोस्त है। शूशे कहता अजीब है लेकिन क्या कर सकते हैं,
वांग जी खुश है ना, बस बात ख़त्म। तभी शूशे को देखता है शूयंग और कहता है राइट, मैंने भी यही बोला। उसके बाद वो लोग वेडिंग की पार्टी को एंजॉय करते हैं, सभी लोग आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और गिफ्ट देते हैं और सभी हैरान थे कि वांग जी ये है, उसने एक बॉय से शादी की, ये काफ़ी डिफरेंट था। सभी बातें बनाने लगते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लैंस इस समय टॉप पे थे। तभी सभी आके गिफ्ट देते, कॉन्ग्रेचुलेट करते और अजीब अजीब सी नज़रों से देखते हैं। कुछ लोग तो नॉर्मल थे बट कुछ लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे। मतलब बहुत कम लोग थे जो नॉर्मल हो। जो पार्टी थी वो बहुत स्मूथली जा रही थी, फिर उन्हें डांस के लिए कहा जाता है। फिर वांग जीविंग आते डांस करते हैं, बहुत आराम आराम से वांग जीविंग को डांस कराता है क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था। उसके बाद दोस्तों से मिलवाता है। शूशे कहता है चलो बढ़िया विंग, अब तुम हमारे दोस्त के पार्टनर बन गए हो। इसे झेलना सबके बस की बात नहीं, पर तुम इसे झेल रहे हो। ऑल द बेस्ट। तभी वांग जी मुँह बनाता है। शूशे की बात पे विंग स्माइल करता है। तभी शूयांग बोलता है राइट, वांग जी को झेलना सबके बस की बात नहीं है, विंग झेल रहा है इतने टाइम से, बहुत बड़ी बात है। फिर सारी बातें ऐसे क्लियर होती है, शूशे को सब कुछ बताया जाता है जो कुछ भी हुआ इतने टाइम में। शूशे कहता है वाह, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी एंड वांग जी अब मुझे प्राउड फील हो रहा है तुमने जो कुछ भी किया। वांग जी कहता है रियली? तभी शूशे कहता तुमने बहुत अच्छा काम किया, किसी के प्यार को रिटर्न करना बहुत नेक काम है। वैसे मैं बस एक दिन के लिए आया हूँ, फिर कल चला जाऊँगा। तुम्हारी शादी की पार्टी अटेंड करने आया था, शादी में तो आ नहीं पाया। तभी वांग जी कहता हाँ बिज़ी थे तुम काफ़ी ज़्यादा, बट मुझे अच्छा लगा तुम आए। फिर वो लोग ऐसे बातें करते हैं और उसके बाद वो लोग जाके डिनर करते हैं और वहाँ से सारे दोस्त सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद फैमिली बसती है, वांग जी विंग और लैनकुरैन लैनी। वांग जी कहता है मॉम डैड कुछ बताना था। तभी दोनों कहते हैं हाँ बोलो। वांग जी विंग को देखता है और फिर अपने मॉम डैड को और कहता है विंग प्रेग्नेंट है 3 months। तभी ई कहती है वाह, तुम कब से कह रहे हो घर आने के लिए, कब आओगे? अब तो विंग प्रेग्नेंट हो गया, मुझे उसका ध्यान रखना है, चुपचाप करके घर आ जाओ। तुम्हारा वहाँ से आना ही नहीं हो रहा है, तुमने क्या कहा था कुछ दिन में आ रहा हूँ, और तुम्हारा आना ही नहीं हो रहा है। वांग जी कहता हाँ वो क्वालिटी टाइम मिलता है वहाँ पे तो इसलिए मॉम। तभी ये आंखें दिखाती है और कहती चुपचाप कल के कल यहाँ आ जाओ, समझ में आया, वापस से अपने घर। तभी वांग जी कहता ओके मॉम कल आ जाऊँगा। फिर वो लोग ऐसे बातें करते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है अब मैं जाऊँ? तभी ये कहती है जाओ कल आ जाना, मैं वेट करूँगी, वो इनका ध्यान रखने वाला है वांग जी। तभी वांग जी कहता हाँ अब मैं भी अकेले संभाल नहीं पाऊँगा, आपकी ज़रूरत है मॉम। फिर उसके बाद वांग जी विंग को लेके जाता है। फिर आज की रात वो लोग लवी डवी बहुत सारी बातें करते हुए और बहुत सारी चीज़ें करते हुए बिताते हैं। वांग जी अपना कार्यक्रम भी करता है विंग के साथ, बट बहुत ही आराम से जेंटली। उसके बाद वो विंग को लेके नेक्स्ट डे सीधे घर आ जाता है। उसके बाद यहाँ से जो ई थी, लैनकुरैन थे, सभी लोग विंग का ध्यान रखते मिल के, और यहाँ बहुत सारे नौकर भी थे तो विंग को ज़रा सा भी काम करना नहीं पड़ता और विंग का ये 6th month बहुत स्मूथली जाता है। विंग को बहुत प्रॉब्लम भी होती है डे बाय डे, और वांग जी के लिए मुसीबत बढ़ रही थी, बट उससे बहुत अच्छा लग रहा था विंग का ध्यान रख के। और उसके आने वाले बेबी के लिए तो वांग जी पागल था बिल्कुल, कितना खुश था वो बता भी नहीं सकता। पहले से उसने रूम तैयार कर दिया था जो टॉयज़ थे उनसे, और बस बेसब्री से अपने बच्चे के आने का वेट कर रहा था। बहुत सारे क्लॉथ्स बहुत कुछ ला के उसने रखा था एडवांस में। विंग बस सोच रहा था कि ये इतनी सारी चीज़ें ला रहे हैं, पता नहीं हमारा बेबी कौन होगा, बॉय या गर्ल। मतलब इस चीज़ को लेके विंग सोच रहा था क्योंकि वांग जी ने दोनों टाइप के कपड़े ला के रखे थे। अब कौन आने वाला है ये तो पता नहीं। विंग मन में सोचता है इतना सारा ला के रखा है, देखते हैं कौन होता है। फिर उसके बाद ऐसे डे स्किप हो रहे थे। वांग जी बहुत अच्छे से विंग को पैम्पर कर रहा था, उसका ध्यान रख रहा था और अभी के लिए डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था विंग से। और ऐसे टाइम स्किप होता है और 9 month बाद का दिखाते हैं। सभी लोग हॉस्पिटल में थे और वो एक ऑपरेशन रूम में। वांग जी बहुत परेशान था। चार्ली, डैरन और शूयांग आए थे, वांग जी के पेरेंट्स थे, और सभी वेट कर रहे थे कि बस विंग सही सलामत हो, बेबी हो जाए। विंग बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था डिलीवरी से पहले, और बस वो सोच रहा था बस आराम से हो जाए, उसे बहुत पेन ना हो, और उसे हो रहा था, उसके ना चाहते हुए भी उसे बहुत पेन होता है। विंग को लगा था ये इजी होगा, लेकिन डे बाय डे उसे समझ में आने लगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाएगा, और आज उसे लग रहा था कि वो मर ही जाएगा।
ऐसे टाइम स्किप होता है और कुछ घंटों बाद एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है। तभी वांग जी अपने मॉम डैड को देखता है और उसकी आंखों से आंसू आते हैं। वांग जी कहता है, मेरा बेबी इस दुनिया में आ गया। फिर वांग जी के दिमाग में विंग आता है। वांग जी कहता है, बस विंग, विंग ठीक हो। तभी लैन कुरैन कहते हैं, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ली बाहर आते हैं और कहते हैं, हेलो मिस्टर लैन, एवरीथिंग इज़ फाइन। विंग और बेबी दोनों ठीक हैं। विंग का बहुत ध्यान रखना, ऑपरेशन से बेबी हुआ है तो उसकी टमी पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। वांग जी कहता है, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तभी डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। कुछ देर बाद आप विंग से मिल सकते हैं जब उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ओके। तभी वांग जी कहता है, जी। उसके बाद मिस्टर ली चले जाते हैं और जो वांग जी था वो बस वेट करता। फिर कुछ देर बाद वो नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है विंग को। सभी लोग मिलने जाते हैं विंग से। उसके बाद विंग के बेबी को देखते हैं। विंग बेहोश था। फिर उसके बाद वांग जी विंग के पास ही बैठ जाता है, उसे बहुत प्यार से देखता है और विंग के फॉरहेड पे किस करता है। जो ई थी वो बच्चे को उठाती है और कहती है, कितना छोटा सा क्यूट सा है, देखो वांग जी तुम्हारा बचपन। वांग जी देखता है, स्माइल करता है। उसके बाद ऐसे ही टाइम स्किप होता है, विंग को होश आता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुम ठीक हो। विंग हमें सिर करता है, बहुत वीक था विंग। विंग कहता है, मैं ठीक हूँ बच्चा। वांग जी कहता है, मॉम के हाथ में और बहुत ही प्यारा है तुम्हारी तरीके। तभी विंग देखता है ई उसे खिला रही थी और फिर धीरे से रख देती हैं चूल्हे में। वो आती है विंग के पास और कहती है, बच्चा तुम ठीक हो ना। तभी विंग कहता उन्होंने बहुत अच्छे से विंग का ध्यान रखा था इन दिनों। फिर ऐसे ही और टाइम स्किप होता है, सभी लोग मिल चुके थे, फिर वो चले जाते हैं और फिर विंग के आने की बारी हो जाती है घर पे। फिर उसे घर पे लाया जाता है, विंग को ठीक होने का टाइम दिया जाता है, पूरा 1 मंथ। उसके बाद वांग जी 1 मंथ से जब ऊपर हो जाता है तो बोलता है, मुझे पार्टी देनी है अपने बेबी के बर्थ की। तभी लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है हम तैयारी करते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन और स्किप होते हैं और विंग के बेबी का नेम सेरेमनी होता है, उसकी पार्टी दी जाती है। आज वो डे था जिस दिन नेम सेरेमनी हो रही थी। विंग अपने बेबी के साथ जाता है और फिर उसका नाम लैन सिजुई रखा जाता है। विंग बहुत खुश था, बेबी बॉय हुआ था विंग को। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आज भी सभी बड़े बड़े लोग आए थे और वो हैरान थे कि विंग ने बेबी को बर्थ दिया, बट ये तो बॉय है। काफ़ी अजीब था, लेकिन फिर वो लोग कुछ भी नहीं कहते। अब सब कुछ नॉर्मल था और अब बेबी होने के बाद बहुत ही नॉर्मल तरीके से सब देख रहे थे कि जैसे कि हाँ वांग जी की शादी किसी गर्ल से हुई हो और ये सब नॉर्मल है। तभी वो लोग फिर कुछ भी नहीं कहते। शू शे और शू यांग नहीं आ पाए थे, किसी रीज़न से बिज़ी थे वो इस बार, तो उन लोगों ने वहीं से ब्लेसिंग्स भेजी थी और कहा था हम आएंगे बाद में फ्री टाइम में। तभी वांग जी ने कहा था इट्स ओके। उसके बाद हमें दिखाते हैं चार्ली और डैरन को, जो कि खड़े थे और देख रहे थे विंग वांग जी को, और सभी लोग ब्लेसिंग्स दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे विंग वांग जी के बच्चे को। वो लोग पहले ही दे आए थे और खड़े होकर देख रहे थे, खुश थे विंग को और वांग जी को देख के। तभी डैरन देखता है चार्ली की तरफ और कहता है, चार्ली। तभी चार्ली देखता है और कहता है, जी सर। डैरन कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ कहूँ? चार्ली कहता है, हाँ सर बोलिए। डैरन धीरे से चार्ली का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझसे शादी करोगे? चार्ली बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है, क्या? डैरन कहता है, मैं तुम्हें प्रपोज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आज इस ओकेज़न पे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ओकेज़न है और मैं तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ, मुझसे शादी करोगे? चार्ली कहता है, पर सर शादी क्यों? डैरन कहता है, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मुझे अब तुमसे प्यार है और अपने प्यार को ऐसे खोने नहीं देना चाहिए और ज़्यादा डिले भी नहीं करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम शादी कर सकते हैं, तुम्हारे घर वाले मानेंगे? तभी चार्ली कहता है, पता नहीं, और आपके? डैरन कहता है, पता नहीं, बात करेंगे। तभी चार्ली कहता है, मैं आपसे शादी करना चाहूँगा, मुझे भी आपसे प्यार है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्माइल करते हैं। फिर उसके बाद डैरन चार्ली का हाथ पकड़ के ले जाता है। उसके बाद एक साइड में आता है और चार्ली को किस करता है और वो लोग एक डीप किस एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं विंग वांग जी अभी फाइनली
सबसे गिफ्ट ले चुके थे, थक चुके थे और धीरे धीरे करके सारी पार्टी ख़त्म हो रही थी। सब खा पी चुके थे और अब सब जा रहे थे। फिर सबको गुड बाय बोलने के बाद वो लोग फ्री हुए थे फाइनली। चार्ली और डैरन भी उन्हें गुड बाय बोल के जाते। उसके बाद हमें दिखाते यहाँ से टाइम स्किप करके जहाँ पे डैरन अपने घर वालों से बात कर रहा था और चार्ली अपने घर वालों से, बट दोनों के घर वाले हाँ नहीं करते। तभी बहुत सारा बवाल होता है। डैरन डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ तो नहीं सकता है, उनकी हेल्प करेगा, लेकिन वो अब दूर रहेगा, अलग। डैरन दूर हो जाता है अपनी फैमिली से और चार्ली को बता देता है कि अब वो एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। तभी चार्ली कहता है, अपार्टमेंट क्यों ढूंढ रहा हो, मेरा है तो, यहीं आ जाइए अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, भले छोटा है बट हम आराम से रहेंगे इसमें सर। तभी डैरन सुनता है और कहता है ठीक है। फिर डैरन सामान वगैरह पैक करता है और सीधे चार्ली के पास पहुंच जाता है और अपने घर वालों को ऐसा नहीं छोड़ेगा, नहीं, उनके पास मनी टाइम टू टाइम भिजवाता रहेगा, ऐसे ही जैसे चल रहा था सब कुछ चलेगा, बस वहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि उसे अब शादी करनी थी चार्ली से। चार्ली और डैरन एक दूसरे के साथ इस समय अपार्टमेंट में थे। चार्ली कहता है आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपनी फैमिली को छोड़ दिया मेरे लिए। डैरन कहता है उन्हें नहीं छोड़ा है, ऐसा किसने कहा, बस कुछ टाइम के लिए उनसे दूर हूँ, क्या पता फ्यूचर में धीरे धीरे करके वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, अभी के लिए दूर हूँ, बस वैसे उनके साथ हूँ जैसे था। चार्ली कहता डैरन कहता तुम्हारी फैमिली, वही कहता है बहुत ज़्यादा नाराज़ है, अब मेरा फेस देखने से भी मना कर दिया और कहा है मैं उन्हें अपना फेस ना दिखाऊं और उनसे दूर रहूं, उनको पैसे भी नहीं चाहिए मेरे, उन्होंने अपनी नज़र में मुझे डेथ डिक्लेयर कर दिया। तभी डैरन तुरंत ही उसे हक कर लेता और कहता है ऐसा मत कहो। चार्ली कहता है उन्होंने खुद कहा है। डैरन कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अचानक से चार्ली रोने लगता है और हक कर लेता है और कहता है मुझे बहुत रोना आया था अपनी फैमिली के मुंह से सब कुछ सुन के, मैंने समझाने की कोशिश की बट वो नहीं समझे। डैरन कहता है मेरे लिए तुम क्या हो मैं बता भी नहीं सकता, तुमने अपनी फैमिली से सब कुछ सुना मेरे लिए। चार्ली कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ इसीलिए ये सब कुछ सुन सकता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा। डैरन कहता है शादी करनी है तुमसे, तुम मुझसे शादी करोगे। तभी चार्ली देखता है और कहता है हाँ मैं करना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं उनकी हेल्प नहीं करूँगा, मैं भी पैसे भेजूँगा, भले उन्होंने मुझे मरा घोषित कर दिया लेकिन फिर भी मैं उनके लिए पैसे भेजूँगा, बाकी उनकी मर्ज़ी है, ले ना ले, मैं उनका बेटा हूँ, वो मेरी फैमिली है, दैट्स इट। तभी डैरन कहता है ठीक है मैं जल्दी अरेंजमेंट करता हूँ और तुमसे शादी करूँगा। फिर डैरन फटाफट शादी का अरेंजमेंट करता है, फ़ोन करता है और दोस्तों को भी बता देता है, शो यांग, शूशे, वांग जी, वोइंग, सभी को। तभी वो लोग सपोर्ट करते हैं और वांग जी की फैमिली भी आ रही थी। शूशे अपनी जीएफ के साथ आ रहा था। शो यांग की इंगेजमेंट हो गई थी बट हिडनली अभी सामने नहीं आई थी, तो वो भी अपनी फियांसे के साथ आ रहा था और सभी लोग सपोर्ट करने वाले थे। उसके जो फियांसे थे या फिर गर्लफ्रेंड थी शूशे की, वो लोग माइंड नहीं करते। उसके बाद एक छोटी सी पार्टी रखता है डैरन और उसके बाद जो चार्ली था उसके साथ इंगेजमेंट करता है और शादी करता है कुछ लोगों के सामने, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ लोग। जो वांग जी के पेरेंट्स थे वो एज अ पेरेंट्स उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है, कोर्ट मैरिज लीगली। उसके बाद पार्टी होती है। डैरन छोटी सी पार्टी देता है, ज़्यादा बड़ी नहीं, उसे बस सादा सिंपल सब कुछ पसंद था और उसके लिमिटेड लोग हों उसके साथ, दैट्स इट। चार्ली बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो लोग पार्टी में एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा और एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं जो चार्ली था डैरन के साथ हनीमून पे गया था और स्मूथली उनकी लाइफ जाने वाली थी। जो शू यांग, शूशे थे, उनकी शादी भी जल्दी होने वाली थी उनके पार्टनर के साथ। जो वांग जी विंग थे वो लोग अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी और विंग अपने बेबी के साथ खेल रहे थे। वांग जी ने पूरे टॉयज़ को बेड पे फैला दिया था और बेबी बस देख रहा था और हंस रहा था। वांग जी उसी के साथ खेल रहा था। तभी विंग कहता हस्बैंड एक बात बोलूँ। तभी वांग जी कहता बोलो। विंग कहता आप दोनों तरीके के जो टॉयज़ है वो लाए थे, आपके बॉयज़ के लिए जो टॉय लाए थे वो सब तो काम में आ गए, लेकिन आपने जो
सोचा था कि आपकी बेबी गर्ल अगर हुई उसके लिए जो टॉयज़ लाए थे वो तो सब बेकार हो गए, इसका क्या करें, क्या इसे किसी को दे दे? वांग जी विंग को देखता घूर के और कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो विंग? विंग कहता तो फिर इसका क्या करेंगे, फालतू ही तो है, क्या बेबी खेलेगा हमारा? चलो मान लिया अगर उसने टॉयज से खेल भी लिया, जो कि अक्सर बेबी गर्ल खेलती है, उसने खेल भी लिया तो भी ठीक है, बट कपड़ों का क्या? कपड़े तो किसी को देने पड़ेंगे ना। वांग जी धीरे से विंग के पास आता है। उनका बेबी सामने लेटा हुआ था और खेल रहा था धीरे धीरे टॉयज से, सॉफ्ट टॉयज से। वांग जी विंग के पास आता है और कहता वेस्ट क्यों होंगे, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के नेक के पीछे हाथ लगाता और उसे अपने पास करता और कहता हम बेबी गर्ल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जब हमारी बेबी गर्ल होगी तो वो ये सारी चीज़ों से खेलेगी, कपड़े पहनेगी, जो कुछ भी लाया वो वेस्ट नहीं होगा। विंग ऐसा तो नहीं हम दोबारा बेबी नहीं कर सकते? विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और वांग जी को पुश करता और कहता दूर, हस्बैंड नहीं। वांग जी विंग को देखता है और बेबी के आसपास जल्दी से पिलो लगाता है। विंग भागता है। तभी वांग जी कहता विंग रुक जाओ। विंग भागता और कहता नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा नहीं। तभी वांग जी जाता है विंग के पीछे और उसे पकड़ लेता है, बैग से हक करता और कहता हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, भूल जाओ। विंग कहता छोड़ो मुझे। वांग जी विंग को पकड़ के लाने लगता है, एक हाथ से उठा लिया था। विंग स्ट्रगल करता है। विंग कहता छोड़ो हस्बैंड, नहीं मैं दोबारा से नहीं, प्लीज़। वांग जी विंग को लेके आता और काउच पे फेंक देता और विंग के ऊपर आता और कहता भूल जाओ, मुझे फिर से मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मुझे अब बेबी गर्ल चाहिए इन कपड़ों के लिए। विंग दूर पुश करता है और कहता नहीं। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ के बेड पे प्रेस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और कहता हस्बैंड नहीं, बहुत हर्ट होता है। वांग जी विंग के नेक पे किस करता है और कहता मैं हर्ट नहीं होने दूंगा। विंग कहता हस्बैंड मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बेबी की टाइम। वांग जी विंग को किस कर रहा था और बस डरा रहा था। वो नहीं चाहता था कि विंग दर्द सहे फिर से, बट वो फिर भी डरा रहा था विंग को। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो अब चाहिए बेबी गर्ल। विंग कहता प्लीज़ दूर, हस्बैंड मेरे कॉलेज। बिल्कुल नहीं हस्बैंड, नहीं छोड़ो मुझे। वांग जी विंग को किस करने लगता और हंस रहा था कहीं ना कहीं। विंग डर रहा था। विंग कहता हस्बैंड बहुत दर्द होता है, मुझे पढ़ना भी है, अभी तो बहुत कुछ करना है। वांग जी कहता पहले मैं कर लूँ उसके बाद तुम करते रहना। विंग कहता प्लीज़ हस्बैंड। विंग डर रहा था और वांग जी स्टार्ट हो गया था। वो किस कर रहा था और बहुत देर तक किस करता है। विंग पूरा कांपने लगता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं उसके। तभी वांग जी धीरे से अलग होता है। बस वो विंग को टीज़ कर रहा था। विंग डरा हुआ था और रो रहा था। वांग जी विंग से दूर होता और विंग के फेस को देखता और धीरे से उसके टीयर्स को साफ करता और विंग के लिप्स पे एक पैक करता और कहता क्या हुआ? विंग कहता कुछ नहीं। वांग जी कहता कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो करना। और विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। तुमने सही कहा था, प्यार करने वाले कभी एक दूसरे को चोट नहीं पहुँचा सकते, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए बेबी का प्लान कैंसिल। विंग स्माइल करता और वांग जी को हक कर लेता और कहता आई लव यू सो मच। वांग जी कहता आई लव यू टू विंग। ये कभी मत सोचना कि मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ या तुम्हें दुख में देख के, दर्द में देख के खुश होऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकता, कभी भी मैं वो रीज़न नहीं बनूंगा कि तुम्हें तकलीफ़ हो। विंग देखता वांग जी भी खुद सीरियस हो गया था। वांग जी कहता मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, वैसे भी तुमने इतना अनमोल गिफ्ट दिया मुझे, मेरा बच्चा, ये मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था, बट अब मेरा खुद का बेबी है और एक काफ़ी है, बहुत है। मैं दोबारा तुम्हें उस दर्द से गुजरने नहीं दूंगा। आई लव यू विंग। विंग बस टाइटली हक करके रखता और कहता मैं डर क्या था। वांग जी कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। विंग कहता दोनों एक दूसरे को लिप किस करते हैं और यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंड होता है। ये स्टोरी आपको जैसी भी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा और लाइक करिएगा अगर पसंद आई हो तो। मिलते हैं न्यू स्टोरी में। बाय बाय गाइस, टेक केयर टू ऑल।